ऑडिबल 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 एक बार बता दो जल्दी से। ऑल राइट, so hello everybody and welcome to the session, welcome to lecture number 7 of our chapter 1 solutions. Please let me know in the chat box, am I clearly audible and visible to all my bachcha party? ब्लैक स्क्रीन आ रही है? अभी सही हो गया होगा, अभी सही हो गया होगा यार, क्या यार तुम भी यार, अभी आ रही है आवाज? ब्लैक स्क्रीन गई? हाँ अब सही है, अभी सही है ना? चलो परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। हाय एवरीवन, गुड इवनिंग गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी लोग? कैसे हो? क्या कैसा रहा संडे तुम्हारा? कैसा रहा संडे? बताओ बताओ भाई। संडे मजे में रहा, एकदम मजेदार संडे रहा तुम्हारा? हाँ संडे में एकदम मस्त संडे गया ना, एकदम मस्त वाला संडे। पढ़ाई करी संडे वाले दिन? बेटा बोर्ड्स में आ चुके हो, है ना? ये संडे वनडे ज्यादा मत देखो, समझ रहे हो? जो टॉपिक नहीं आता उसको रिवाइज किया करो जिस भी दिन छुट्टी हुआ करे। एक बार बता दो चैट बॉक्स में क्लियरली ऑडिबल और विजिबल हूं। गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, थैंक यू सो मच। हाय एवरीवन, नाम पढ़ लूं क्या आज? आज मैंने चैट्स फोन में ही खोल ली है तुम्हारी, ठीक है? तो हाय वर्षा, हाय गरिमा, हाय हनी, हाय अंशिका, हाय अदिति, गुनगुन, सुषमा, यार ये रमनदीप, नितिर, खुशी, राधिका, नंदिनी, वंदना, श्लोक, श्रेया, अभिनाश। बस बस दिन चला जाएगा हमारा आज का पूरा, फिर से संडे, मंडे भी संडे बन जाएगा। चलो भाई, ऑलराइट, सो हाय एवरीवन, आई होप आपने अच्छे से पढ़ाई कर ली होगी। कल वाले सेशन में आ चुके हैं हम पहले चैप्टर के आखिरी लेक्चर में। किसी भी सब्जेक्ट का आपका पहला चैप्टर खत्म हुआ है अभी तक? हाँ हो गया होगा शायद किसी से, आई थिंक बायो का तो कंफर्म ही हो गया होगा, बायो का तो कंफर्म हो गया होगा। पहला चैप्टर तुम लोग की क्लास में छोटा चैप्टर है 11th में, किसी में पहला चैप्टर खत्म हुआ है? यार मुझे लग रहा है मैं फोन में देख लूंगी चैट्स, ये रुकी नहीं है, इतनी तेज तेज तुम लोग बातें करने लग जाते हो। हाँ हाय 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 तुषार, हाय यशिका, हाय यशिका, प्रांजल, स्नेहा, मनीष, खुशबू, अक्षरा, ठीक है। नहीं हुआ अभी, नहीं हुआ? अच्छा चलो ठीक है, मैथ्स में हो गया, चलो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। चलो भाई, तो आपके केमिस्ट्री का पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा आज के सेशन में। कल इसका डाउट सेशन है, कल डाउट सेशन है, तो यस लेट्स गेट स्टार्टेड विद द सेशन नाउ। अब थोड़ी देर देखो, अच्छा एक और चीज, अब थोड़ा तो समझदार हो गए, पता चल जाएगा जब मैं फोन उठाऊंगी तब चैट्स पढ़ रही हूँ, नहीं उठाऊंगी तो नहीं पढ़ रही हूँ उस टाइम पे। तो मतलब इन शॉर्ट चैट्स में टाइम वेस्ट मत करो, वो जब तक वो एप्लीकेशन में कुछ ये सब नहीं हो जा रहा, ग्लिच विच जो भी है सही हो जाए, तो उसके बाद में वैसे भी चैट्स प्राइवेट कर दिया करूंगी, यू ऑल नो मी, है ना? बट अभी नहीं हो पा रही है तो उसका फायदा मत उठाना, ज्यादा शैतानी मत करना, ठीक है? थोड़ी बहुत बात कर सकते हो, चलो ठीक है मान लेती हूँ, बट ज्यादा बातें मत करना, ज्यादा फालतू की बातें तो बिल्कुल भी मत करना, और पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देना, ठीक है? लेट्स गेट स्टार्टेड विद वैन टॉप फैक्टर एंड अजियोट्रोपिक मिक्सचर। ये दो टॉपिक आज के हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। अच्छा तो सबसे पहले वैन टॉप फैक्टर पढ़ाने के लिए मुझे एक बात समझानी पड़ेगी तुम्हें, ठीक है मैम? अच्छा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबने पढ़ी है? हाँ मैम, क्या कहता है कि मैम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे एंड नॉट ऑन द नेचर ऑफ द पार्टिकल और एवरीथिंग, ठीक है? सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, मतलब तुम कितना सॉल्यूट ले रहे हो, बस इस पे फर्क पड़ेगा। कौन सा सॉल्यूट है, कहाँ का सॉल्यूट है, नमक है, चीनी है, मिर्च है, क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सॉल्यूट कितना ले रहे हो उस पर फर्क पड़ेगा, ठीक है? तो कुछ साइंटिस्ट को ना इस प्रोसेस में वो हुई थी कि क्या कह रहे हैं ये लोग, क्या कह रहे हैं भाई, जरा चेक करते हैं ये चीज सही है या नहीं। तो ना कुछ चीजें आई, हमने क्या किया, हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में समझा था, यस मैम। तो कुछ चीजें हमने देखी, हमने क्या किया, हमने NaCl उठा लिया, एक चम्मच, एक मोल NaCl, देखो 100 ml या 1 मोल, चलो 1 मोल NaCl का उठा लिया और 100 ml सॉल्ट में डाल दिया, यानी कि मान लो 1 मोल मतलब 1 चम्मच, सपोज कर लो ऐसे 1 चम्मच मैंने उठाया नमक, और एग्जैक्ट वो नापा 1 मोल था, ठीक है? उसे उठा के 100 ml पानी में डाल दिया। दूसरी तरफ मैंने चीनी ले ली, 1 चम्मच यानी कि एग्जैक्ट 1 मोल, अगेन 1 मोल उठाया और 100 ml ही वाटर में वापस से डाल दिया। अब दोनों को बॉईल करना स्टार्ट किया, ठीक है? अब लेट्स से मैं निकाल रही हूँ इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मान लो मैं निकाल रही हूँ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कैसे आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, कैसे आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। क्यों क्यों क्यों? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करता है नंबर ऑफ सॉल्यूट। बहुत ही आसान सा चैप्टर है मैम, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। गलत, आंसर गलत आएगा, समझ रहे हो? गलत क्यों आएगा?
कह रहे हो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है ना? हमने सारी चीजें सेम रखी हैं, टेम्परेचर सेम, सब कुछ सेम कर दिया, है ना? लेट्स से मैंने सब कुछ सेम कर दिया, तो हम निकाल रहे हैं डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलालिटी, डेल्टा टीवी इज इक्वल टू केबी इनटू मोलालिटी। एक तरफ शुगर के लिए, एक तरफ सॉल्ट के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नेचर ऑफ सॉल्यूट पे तो डिपेंड ही नहीं होती चीजें, और एक एक मोल थी दोनों, तो आंसर एकदम बराबर आना चाहिए, पर आंसर अलग आया, आंसर अलग आया। बट ऐसा कैसे हो सकता है मैम? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कह तो रही है कि वो डिपेंड नहीं करती हैं, पर कुछ चीजें यहाँ पे हमें माननी पड़ेंगी। जैसे कि सबको पता है चीनी यानी कि शुगर एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, और वही जो सॉल्ट है NaCl वो इलेक्ट्रोलाइट है। क्या फर्क पड़ता है मैम? फर्क पड़ता है। NaCl एक इलेक्ट्रोलाइट है, वो पानी में जाते ही Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया होगा। शुगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो पानी में गया और उसके कोई पार्टिकल्स टूटे नहीं। मैम पार्टिकल्स टूटने से क्या लेना देना है बेटा? NaCl के पार्टिकल टूट गए, और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड कर रही है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। यानी कि तुम्हें लग रहा है तुमने एक चम्मच NaCl डाला है, पर हो सकता है उसका हर एक पार्टिकल, लेट्स से एक चम्मच में 10 पार्टिकल थे NaCl के, हर एक पार्टिकल डबल हो गए। क्यों? क्योंकि वो Na प्लस और Cl माइनस में टूट गए। तुम अंदर एक पार्टिकल सोच के भेज रहे हो NaCl, पर अंदर जाके वो क्या हो जा रहा है? Na प्लस Cl माइनस, 2 पार्टिकल हो जा रहे हैं। तो यानी कि आपको लग रहा है कि, अब बात तो वही है कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे ही तो फर्क पड़ा, पर ये नमक और चीनी के होने से ही फर्क पड़ गया। तो यहाँ पे पूरी चीज समझो, ठीक है? ये तो बस आपको मैं एग्जांपल के लिए समझाती रहती हूँ, बाकी आपको सब समझाऊंगी जो बुक्स में लिखा है, ठीक है? फिलहाल देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पे। हमने बोला कि कुछ एबनॉर्मैलिटी निकल के आ गई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में। एबनॉर्मल, जैसे तुम लोग हो यार, एकदम सेम तुम्हारा टॉपिक चल रहा है बेटा। योर टॉपिक गाइस, योर टॉपिक, यू हैव टू बी वेरी हैप्पी टुडे। हाँ, तुम्हारे नाम पे टॉपिक बन गया, ऐसा हो गया तुम्हारे नाम पे, तुम्हारे नाम पे टॉपिक बन गया। क्या चाहिए तुम्हें लाइफ में बेटा? वॉइस लो आ रही है क्या? क्या यार कान में क्या क्या रुई लगा के पढ़ रहे होते हो क्या? सही तो है वॉइस एकदम। कहाँ वॉइस लो है? कौन से फोन से पढ़ते हो? कौन से क्या किससे पढ़ते हो बताओ? जबरदस्ती की वॉइस लो किया करते हो। सही तो है वॉइस। लेक्चर 5 की PDF नहीं मिली, चलो ठीक है अभी देख लेंगे। मैंने लास्ट टाइम भेज दी थी उनको, पर शायद लेक्चर 5 का कुछ तो हाँ हुआ था, चेक कर लूंगी मैं, चेक कर लूंगी, कोई बात नहीं। या पता नहीं लेक्चर 5 का हैंड रिटन वाला PDF है नहीं, ऐसा कुछ है। चलो जो भी होगा मैं अपलोड करवा दूंगी। ये समझ में आया? ये समझ में आया? चलो ठीक है, वेरी गुड। तो भाई लो वॉइस मुझे नहीं लग रहा है, लो वॉइस हो नहीं रही, मैंने चेक कर लिया, नहीं है लो वॉइस, ठीक है? चलो भाई क्या बात है, हमारे बच्चों का टॉपिक आ चुका है तो हम अच्छे से पढ़ते हैं इसको, ठीक है? अच्छे से पढ़ना इसको। तो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तुम वो वाला मीम देगा ना, वो कहता कि मैं जो कहता हूँ वो मैं नहीं करता, कुछ भी नहीं करता तुम्हारे ऊपर बना है ना बेटा? तो बस वैसा ही है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहती है वैसा वो बिल्कुल नहीं करती, और जो वो नहीं कहती है वो भी नहीं करती, वो कुछ भी नहीं करती है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी सब कुछ सही था, कुछ गलत नहीं है खैर यहाँ पे, पर बस वहां पे हम बोल रहे हैं एबनॉर्मैलिटी आ रही है, मतलब थोड़ा सा कुछ तो लोचा है, कुछ तो गड़बड़ है, दया वाली बात है, थोड़ा बहुत यहाँ पे कैलकुलेशंस गलत आ जाती है, तो हम बोल देते हैं एबनॉर्मल है। चलो इस पूरे टॉपिक को यहाँ पे जो लिखा है वो भी देख लेते हैं एक बार। वो कह रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आप कहते थे। अब हमने NaCl लिया है ना, और हमने शुगर लिया है ना, हमने यहाँ पे 1 मोल ले लिया, यहाँ पे भी 1 मोल ले लिया, यहाँ पे 100 ml, यहाँ पे 100 ml। तो व्हाई डज सॉल्ट हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट? सॉल्ट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा कैसे आ रहा है ना? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मोर पार्टिकल्स इन द सोल्यूशन, क्योंकि सोल्यूशन में जाने के बाद वो 2 पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया। हमें लग रहा है हमने 1 पार्टिकल भेजा है, पर वो Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया, 2 पार्टिकल बन गए। वहीं शुगर एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसका कोई भी पार्टिकल नहीं बना आगे चल के। तो यहाँ पे हायर बॉइलिंग पॉइंट आ गया, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल ज्यादा है, 2 है, यहाँ पे 2 पार्टिकल है, और यहाँ पे 1 पार्टिकल है, तो यहाँ पे लोअर बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो पूरा एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए जो मैंने रखा हुआ था, बनाया हुआ था। फिलहाल हम समझते हैं एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? ये कहती है इट अकर्स व्हेन एक्सपेरिमेंटल वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू में कोई डिफरेंस आ जाए। मतलब मैम अगर बेटा आपको मैं बोलूं NaCl है ना, NaCl है, उसका आपको वही पूरा क्या बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालनी है, और शुगर की कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकालनी है, तो आपने जो पढ़ाई करी है, जो सोचा है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, उसके हिसाब से आंसर कुछ और आएगा, पर एक्सपेरिमेंटल देखोगे तो आंसर कुछ और आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वही मैम टूट गया होगा जाके, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, ऐसे जाके हमारा NaCl टूट गया होगा।
और जब वो टूट गया होगा तो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए होंगे, और नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ गए होंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो भी आंसर है वो ज्यादा आ जाएगा। तो जब भी कभी हमारे पास दो चीजें हैं, एक है थ्योरेटिकल वैल्यू, एक है क्या था, एक थ्योरेटिकल वैल्यू है और एक है हमारे पास एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, जब भी इन दोनों में डिफरेंस आ जाए तो हम बोलते हैं अब नॉर्मैलिटी हुई है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, यानी कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में। फटाफट से रीडिंग करते हैं, क्या लिखा है यहाँ पे, abnormal colligative properties occur when the experimental values of colligative properties deviate significantly change हो रही है from the theoretical values predicted by ideal behavior। जो हमने प्रिडिक्ट किया था उसमें जो theoretical value है और जो experimental value है वो दोनों में कुछ चेंज निकल के आ गया, कुछ डिफरेंस आ गया, सिग्निफिकेंट चेंज आ गया, हमने बोल दिया abnormality है। नाउ these deviations are mainly due to two factors। अब ये दो फैक्टर्स की वजह से होता है, चलो एग्जांपल समझो। दो चीजें होती है, या तो होता है बेटा डिसोसिएशन या तो होता है एसोसिएशन। एसोसिएशन होता है और डिसोसिएशन होता है, ठीक है। डिसोसिएशन का मतलब सबको पता है, सुन के ही लग रहा है डिसोशिएट, टूट जाना, है ना, डिसोशिएट तुम्हारा दिल, ठीक है बेटा। डिसोशिएट में ज्यादा टाइम नहीं लेना है, डिसोशिएट को समझने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लेना है ना, डिसोशिएट मतलब तुम्हारा दिल, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। सिमरन कह रही है कैसे हो राहुल, कहां से हो, ये अलग ही डीडीएलजी चल रहा है, एलजे चल रहा है, क्या बोलते हैं, हाँ क्या डीडीएलजी एलजे क्या बोल रही हूँ मैं, ये डीडीएलजी क्या चल रहा है हमारे यहाँ। सिमरन पूछ रही है कहां से हो राहुल। सिमरन बाबूजी नहीं मानेंगे बेटा, तुम्हें समझना पड़ेगा। सिमरन क्या बातें कर रही हो सिमरन, ये हाँ कैसी बातें कर रही हो, हाँ ऐसे नहीं करते, ठीक है। राज मुझे जाने दो, तो तुमने राज को राहुल बना दिया है, कुछ कुछ होता है का राहुल उठ गया है, और डीडीएलजे का डीडीएलजे का सिमरन आ गई है, तो बेटा ऐसा नहीं करते सिमरन, कोई बात नहीं, राहुल कहीं से भी हो सिमरन, राहुल कहीं से भी हो बेटा। सिमरन मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आज दिल से बोलूं, किसी भी जगह से राहुल क्यों ना, वो तुम्हारा एग्जाम देने नहीं आएगा, वो खुद का एग्जाम देने जाएगा, तुम्हें अपना एग्जाम खुद देना पड़ेगा। सिमरन पढ़ लो सिमरन, बाबूजी नहीं मानेंगे, किसी भी चीज के लिए बाबूजी नहीं मानेंगे बेटा, कहीं बाबूजी तुमको खुद की बेटी कहने से भी ना मना कर देंगे, नहीं 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 नहीं, ये रिजल्ट देखने के बाद ये हमारी सिमरन नहीं हो सकती। सिमरन पढ़ लो बेटा, बेटा सिमरन प्लीज पढ़ लो, ठीक है प्लीज बेटा, सारे सिमरन राहुल सिमरन आए और राहुल आए जितने भी हमारे क्लास में है बेटा, पढ़ लीजिए आप सबके सब, ठीक है ठीक है। चलो थोड़ा सा पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान दे लो, मैं बता रही हूँ बस, थोड़ा सा ध्यान दे लो बेटा, मार्क्स तो तुम्हारे वैसे ज्यादा ध्यान देने पे और थोड़ा ध्यान देने पे बराबर ही आने वाले हैं ना, जिस हिसाब से तुम लोग कर रहे हो काम, तो थोड़ा सा ही ध्यान दे लो तो भी चलेगा। तो डिसोसिएशन एसोसिएशन, डिसोसिएशन का मतलब होता है टूट जाना, ठीक है, डिसोशिएट कर जाना, टूट जाना। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूं NaCl, अगर मैं आपसे बोलूं NaCl, अभी आवाज सही है यार, क्या लो वॉइस कर रहे हो, सही है ना, चलो परफेक्ट परफेक्ट। तो मैंने बोला NaCl, अब NaCl रिएक्शन में जाने के बाद टूट जाता है Na+Cl- में, डिसोसिएशन हो गया इसका, है ना। तो हमने उम्मीद करी, हमने सोचा, थियोरेटिकली हमने सोचा एक पार्टिकल है, पर अंदर देखा तो एक और एक दो पार्टिकल थे, एक और एक दो पार्टिकल थे, ठीक है। वहीं मैं एसोसिएशन की अगर बात करूं तो एसोसिएशन का एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि एसिटिक एसिड, है ना, जैसे कि एसिटिक एसिड, अगर आप 2 टाइम्स CH3COOH को ले जाओ अंदर रिएक्शन में, तो ये CH3COOH का होल ट्वाइस इस तरीके से कुछ बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आप सोच के गए कि यहाँ पे कितने पार्टिकल है, 2 पार्टिकल, हमने सोचा 2 पार्टिकल है, पर यहाँ पे एग्जैक्टली कितना है, 1 पार्टिकल, एसोसिएट हो गया, एसोसिएट हो गया मतलब रिएक्शन में जाने के बाद ये अलग हो गए, रिएक्शन में जाने के बाद ये अलग हो गए, तो एक डिसोसिएशन है एक एसोसिएशन है, ठीक है, डिसोसिएशन और एसोसिएशन, इसका मतलब मेरे ख्याल से सबको याद होगा, है ना, है ना, इसका मतलब तो सबको याद होगा, याद रहेगा एसोसिएशन और डिसोसिएशन, ठीक है। अच्छा यही पे समझा दूं या आगे समझाऊं, चलो यही पे समझ लो। एक अल्फा की वैल्यू निकालते हो आप, अल्फा, डिसोसिएशन में अल्फा और एसोसिएशन में भी अल्फा। अल्फा का मतलब होता है बेटा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कहां लिखूं, यहाँ पे लिख देती हूँ, अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर डिग्री ऑफ एसोसिएशन, या तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोल लो या तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कुछ भी बोल लो चलेगा, ठीक है।
अल्फा की वैल्यू अगर बेटा अगर अल्फा की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आती है तो उसे आप बोलते हो कि यहाँ पे डिसोसिएशन हुआ है, और उस कंडीशन में ये कहलाएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 आती है तो इसे आप बोलते हो कि यहाँ पे इस कंडीशन में एसोसिएशन हुआ है, और यहाँ पे आप इसको बोलने लग जाओगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है, डिग्री ऑफ एसोसिएशन होता है, दोनों ही हमारे अल्फा की बात हो रही होती है। अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। किसी को याद है 11th क्लास में आपने अल्फा की वैल्यू पढ़ी है, मतलब अल्फा के बारे में पढ़ा है, याद है किसी को? अल्फा आपने थोड़ा थोड़ा जाना था कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन, इक्विलिब्रियम चैप्टर में पढ़ा था थोड़ा सा, है ना? पर अगर नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे यही मतलब है कि अच्छा 1 से ग्रेटर मैम रटना पड़ेगा, थोड़ा सा याद कर लेते हैं कब 1 है कब लेस देन 1 है। आसान है, देखो डिसोसिएशन में हमेशा पार्टिकल टूटेगा तो एक से ज्यादा पार्टिकल बनेंगे, डिसोशिएट हो रहा है ना तो एक से ज्यादा पार्टिकल बन रहा है, एक चीज टूट गई तो कुछ ज्यादा पार्टिकल बनाएगी, तो हमेशा ग्रेटर देन 1। और एसोसिएशन मतलब कोई चीज जुड़ रही है, आपस में जुड़ रही है, ठीक? तो या तो उसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, या तो मतलब 1 होगी, या तो लेस देन 1 हो जाएगी, ठीक है? तो ये हमारी ओवरऑल अल्फा की वैल्यू होती है, ठीक है? तो ये डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। खैर यहाँ पे क्या लिखा था ये मैंने रीड कर दिया है ना, ये तो मैंने रीड कर दिया, ठीक है? तो बिफोर डिसोसिएशन NaCl था, आफ्टर Na प्लस और Cl माइनस में देखो टूट गया तो एक यूनिट सॉल्यूट हो गया, ठीक है? और यहाँ पे 2 पार्टिकल बन गए, इस तरीके से हो जाता है, डिसोशिएट हो गया आफ्टर डिसोसिएशन, ठीक है? अच्छा, अब यहीं पे आता है वैन टॉप फैक्टर। मैं सोच रही थी मैं क्या लिख रही हूँ, क्या देख रही हूँ, हाँ ये था यहाँ पे ना, डिसोसिएशन मतलब देखो ऐसे टूट गया, एसोसिएशन मतलब जुड़ गए, पार्टिकल्स जुड़ गए आपस में, ठीक है? चलो अब हम आते हैं वैन टॉप फैक्टर पे। पहले बताओ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एसोसिएशन, किसी को कोई डाउट नहीं आया होगा मेरे ख्याल से, है ना? अल्फा 1 है तो मैम नीदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन। यस बेटा, यस ठीक है, यस। आगे बढ़ जाए, चलो वेरी गुड, ठीक है, परफेक्ट। तो यहां तक मेरे ख्याल सबको समझ में आ गया होगा। अब वैन टॉप फैक्टर्स में, वैन टॉप फैक्टर है करेक्शन फैक्टर। वैन टॉप फैक्टर का एक ही नाम है और वो है करेक्शन फैक्टर। सबके नोट्स में बेटा हाथ चलने चाहिए, जो उंगलियां है ना नोट्स में लिखते टाइम चलाना, चैट्स में मत चलाना, ज्यादा नोट्स में ज्यादा उंगलियां चलाओ, ठीक है? तो वैन टॉप फैक्टर इज अ करेक्शन फैक्टर। ये जो एबनॉर्मैलिटी आ रही है ये सही होता है वैन टॉप फैक्टर से, ये सही होता है वैन टॉप फैक्टर से, ठीक है? किससे सही होता है? वैन टॉप फैक्टर से। किससे सही होता है? वैन टॉप फैक्टर से। अब वैन टॉप फैक्टर निकालना सीखो। वैन टॉप फैक्टर एक करेक्शन फैक्टर है। ये आई की वैल्यू, जैसे NaCl को जब तोड़ा तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूटा, तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आएगी? स्टार्टिंग में एक पार्टिकल था और टूट के 2 पार्टिकल बन गए, है ना? यहाँ पे तो वैन टॉप फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? वैन टॉप फैक्टर होता है I इज इक्वल्स टू जितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, ठीक है? यानी कि हमें करना है आफ्टर अपॉन बिफोर। तो यहाँ पे आई की वैल्यू कितनी आएगी? देखो आफ्टर कितने पार्टिकल्स है? 2, बिफोर कितने पार्टिकल है? 1, यानी कि आई की वैल्यू आ गई 2। और सिमिलरली अगर आई की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ पे हो रहा है डिसोसिएशन। बल्कि आप इसको अभी मत लिखो, आप अभी अल्फा की वैल्यू से मत समझो, क्योंकि अल्फा की वैल्यू तो आपको परसेंटेज के टर्म्स में दी होगी ज्यादातर। अल्फा मत लिखो, अल्फा आपको परसेंटेज के टर्म में ज्यादातर दी होगी, तो हम अल्फा में अभी आएंगे, ठीक है? अल्फा में हम अभी आएंगे, अभी आई की वैल्यू समझो। ये हो गया। अच्छा एक और एग्जांपल, लेट्स से मैंने बोला CH3COOH 2 टाइम्स है, अंदर जाके ये बन गया 1 टाइम CH3COOH का होल ट्वाइस। ये डाइमर बना लेता है बेटा, चाहो तो लिख लो एग्जांपल में, इसका डाइमर बन जाता है। ये डाइमर एक रिंग फॉर्मेट में आ जाता है, ठीक है? डाइमर बन जाता है इसका, ठीक है? इसमें मैं बोलूं आई की वैल्यू, मैम आफ्टर अपॉन बिफोर। आफ्टर कितना पार्टिकल है? 1, बिफोर कितना पार्टिकल है? 2, ठीक है? आंसर कितना आ जाएगा? I इज इक्वल्स टू 0.5, है ना? यानी कि अगर आई की वैल्यू लेस देन 1 क्या हो गया? एसोसिएशन। अगर आई की वैल्यू 1 है तो ना डिसोसिएशन ना एसोसिएशन, मतलब कोई एबनॉर्मैलिटी नहीं है, ठीक है? मतलब कोई भी एबनॉर्मैलिटी नहीं है। तो व्हाट इज वैन टॉप फैक्टर मैम? इट इज अ करेक्शन फैक्टर which is used to account for the deviation of observed colligative property
फ्रॉम थियोरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमने देखा एक्सपेरिमेंट के टाइम पे, डिवाइडेड बाय जो असलियत में कॉपी में लिखा है उसके हिसाब से ये जो रेशियो आ रहा है वैन टॉप फैक्टर के, देखो आई के ना बहुत सारे फॉर्मुलेज भी दिखा दूंगी, बट जो आपको मेन फॉर्मुला याद रखना है वो ये वाला याद करना है, आई इज इक्वल्स टू ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या एसोसिएशन जो भी हो रहा है, ठीक है। इट रिप्रेजेंट्स द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, वही जो मैंने आपको यहाँ पे फॉर्मूला बताया है। इन द चैट बॉक्स जल्दी से बताओ क्लियर हुआ हमारे बच्चों को वैन टॉप फैक्टर का मतलब, वैन टॉप फैक्टर क्लियर हुआ? चैट बॉक्स में जल्दी से चैट बॉक्स में बता दे क्लियर हुआ वैन टॉप फैक्टर, बच्चों को क्लियर हुआ वैन टॉप फैक्टर, समझ में आ गया सबको अच्छे से, बहुत अच्छे से आया, क्लियर 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 क्लियर, एक बार जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी से जल्दी जल्दी से, अब फटाफट से नोट से हाथ हटाओ, उंगलियां किसमें चलानी आपकी, हमारे फोन में, फटाफट क्लियर क्लियर होना चाहिए जल्दी से, पक्का आया पक्का आया। क्विक रिकैप कर दूं क्या, फटाफट से क्विक रिकैप कर दूं? चलो बहुत सारे क्लियर हो गए, सभी ने हाँ कर दिए, पर मैम का फर्ज बनता है एक बार क्विक रिकैप करती है मैम इसका, ठीक है। सबसे पहले हमने पढ़ा एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मैलिटी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में आ रही है, मतलब जो हमने सोचा है, जो हमने थ्योरेटिकली पढ़ा है और जो एक्सपेरिमेंटल हमें दिख रहा है उसमें कुछ चेंजेस आ रहे हैं, सोच के जा रहे हैं एक पार्टिकल अंदर तो आंसर आना चाहिए लेट्स से 10, पर हमने देखा रिएक्शन के बाद कोई भी बॉइलिंग पॉइंट या जो भी निकाल रहे हो वो आ गया 20, तो ये बढ़ा कैसे? क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो गए, ठीक है। तो ऐसा क्यों हुआ होगा? ये इसलिए होता है क्योंकि कई बार एसोसिएशन या डिसोसिएशन हो जाता है पार्टिकल्स का। अगर एसोसिएशन होता है तो हम आई की वैल्यू निकालते हैं, अगर ग्रेटर देन 1 आती है तो लेस देन 1 आती है तो एसोसिएशन, ग्रेटर देन 1 आती है तो डिसोसिएशन। यानी कि जो एबनॉर्मैलिटी आई इसको सही करने के लिए एक हमारे पास टर्म आता है जो है वैन टॉप फैक्टर। वैन टॉप फैक्टर क्या है? करेक्शन फैक्टर, बस एक वर्ड याद रखो, करेक्शन फैक्टर। ये वो फैक्टर है जो हमें गलतियां दिख रही थी कि थियोरेटिकल तो ऐसा हुआ, एक्सपेरिमेंटल ऐसा हुआ, तो इसको सही करने के लिए आया है वैन टॉप फैक्टर। इसको सही करने के लिए क्या है हमारे पास? वैन टॉप फैक्टर है। तो वैन टॉप फैक्टर में क्या बताता है? करेक्शन करता है इस एबनॉर्मैलिटी में। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो एबनॉर्मैलिटी हुई है वो सही होता है थ्रू वैन टॉप फैक्टर, ठीक है। वैन टॉप फैक्टर निकलता कैसे? सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन, ठीक है। तो आई होप से सबने लिख लिया होगा, ठीक है। फटाफट से 1 मिनट में लिख भी लेना इसको। वैन टॉप फैक्टर हो गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैंने आपको समझा दिया क्या है यहाँ पे। बहुत सारे फॉर्मुलाज होते हैं इसके। अब सुनो, आपने बेटा आपने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है, हमने जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है 4 पढ़ी है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज 4 पढ़ी है। कौन कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी है हमारे बच्चों ने? मैम पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है एलिवेशन, मैंने आपको बोलता है ये सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का रिकैप होगा, यही है रिकैप, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरी पढ़ी आपने डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और चौथी पढ़ी आपने ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो अब तो सारी गलत हो गई, एक तरीके से सारी गलत हो गई। क्यों? क्योंकि अगर कभी भी आप एसोसिएशन या डिसोसिएशन की कंडीशन देख लो जो ज्यादातर हो सकता है, तो आप तो सारे आंसर्स गलत ले आओगे मैम, तो इसीलिए वो करेक्शन फैक्टर यूज होगा। अब आपने जितने भी फॉर्मुलाज पढ़े हैं उस फॉर्मुलाज में, उन सारे फॉर्मुलाज में एक चीज बस जोड़नी है, बताती हूँ क्या, ठीक है। पहले फॉर्मुला लिख दो, तो इसका क्या फॉर्मुला होता है? P नॉट ऑफ A माइनस P ऑफ S अपॉन P नॉट ऑफ A इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B, है ना। A हमने किसको बोला है? सॉल्वेंट को। B हमने किसको बोला है? सॉल्यूट को। हमेशा याद रखना सॉल्यूट, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे तो डिपेंड करता है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मैम डेल्टा TB इज इक्वल्स टू KB इनटू मोलैलिटी। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF इनटू मोलैलिटी। ऑस्मोटिक प्रेशर या तो पाई V इज इक्वल्स टू nRT, या तो सीधा लिख दूं मैं पाई इज इक्वल्स टू MRT। बेटा मैं फिर से बोल दूं, M मतलब मोलैरिटी, इसको C लिखा रहता है कई बुक्स में, कैपिटल C विच इज नथिंग बट कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन लिख लो चाहे मोलैरिटी लिख लो, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन में मोलैरिटी निकालते हैं इसमें, तो कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लिख लो। चलो अब मैम सारे फॉर्मुलास तो गलत हो गए होंगे? नहीं नहीं नहीं, सिर्फ एक चीज ऐड करो, सभी में मल्टीप्लाई करो I से, मल्टीप्लाई बाय I, मल्टीप्लाई बाय I, मल्टीप्लाई बाय I, तो ये करेक्शन फैक्टर है। अब इसके फॉर्मुलास बन गए,
अब बन गए फॉर्मूलाज। ये इसका फॉर्मूला है, ठीक है। ये डेल्टा टीवी इज इक्वल्स टू ये वाला फॉर्मूला हो गया, इसमें था आई, ठीक है। ये वाला भी फॉर्मूला हो गया, ठीक है। फिर तीसरा फॉर्मूला ये हो गया अब हमारा। और मैं आपको बताऊं, बोर्ड्स में आपको जो क्वेश्चन आएगा ना, वो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि वो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पूछेंगे और वैंट ऑफ फैक्टर के साथ पूछ रहे होंगे। मैम ये कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा आपको, मैं आपको अभी करवाऊंगी, ठीक है। तो ये हमारे इस तरीके से फॉर्मुलाज बन गए। तो ये चारों की चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अब इस तरीके से। बस ये याद रखना कि जब आप पढ़ रहे हो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, तो उस टाइम पे ये वाली कंडीशन जो आई है वो इससे मल्टीप्लाई होता है, इधर मत कर देना, ठीक है। बाकी सब में तो आप समझ ही जाओगे, राइट हैंड साइड है, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा फॉर्मूला आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में, जहां पे आई क्या है? करेक्शन फैक्टर, आई क्या है? वैंट हॉफ फैक्टर, है ना। आई इज इक्वल्स टू वैंट हॉफ फैक्टर, वैंट हॉफ फैक्टर, है ना, जिसमें या तो एसोसिएशन हुआ होगा या तो डिसोसिएशन हुआ होगा, ठीक है। ये याद रखना। और इसे हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपको मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपको मल्टीप्लाई करना होगा ताकि आप एक करें। अच्छा, अगर मैम कहीं पे डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं हो रहा होगा तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। इफ देयर इज नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन, तो उस कंडीशन में आई की वैल्यू बेटा 1 हो जाएगी, ठीक है। अब यहीं पे आप आई की वैल्यू तो समझ गए, आई कैसे निकालते हो मैम? वही नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ऐसे लिख लेती हूँ डायरेक्ट, नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन या एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन, है ना। ये अच्छा, आई का एक और फॉर्मूला बताती हूँ मैं आपको, आई का एक और फॉर्मूला बताती हूँ जो अल्फा से निकलता है। देखो, अगर नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन है तो अल्फा बेटा 100% होता है, सॉरी हाँ, मतलब आई की वैल्यू 1 है, मतलब अल्फा 100%। चलो अभी रहने दो, ये मत लिखो। आई की वैल्यू अगर मैं कह रही थी, चलो अगर मैंने बोला कि अल्फा इज इक्वल टू 100%, पूरी तरीके से टूट गया, 100% डिसोसिएट हो गया, जो आपने ये कंडीशन समझी है ना, ये यही समझी है, ये जो आपने अभी भी कंडीशन समझी है ना, ये इसको आप तभी लगाते हो जब अल्फा 100% होता है। कोई चीज 100% डिसोशिएट या एसोसिएट होती है ना, तभी आप ये कह रहे हो कि नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर। अगर 100% नहीं है तो अल्फा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, है ना। ये अल्फा की वैल्यू 100% मतलब 100% डिसोशिएटेड या 100% एसोसिएटेड। अगर बेटा ऐसा कभी होगा तभी आप ये वाला फॉर्मूला लगाओगे। मैं फिर से बोल दूं, ये फॉर्मूला तभी लगाओगे जब अल्फा की वैल्यू 100% है। कभी लिख दे, कंप्लीटली लिख दे, 100% लिख दे, ऐसा कुछ, कंप्लीटली, कंप्लीटली डिसोसिएटेड, कंप्लीटली एसोसिएटेड, ऐसा कुछ लिख दे, तब आप अल्फा की वैल्यू 100% पे मानते हो, ठीक है। अदरवाइज क्या आप कंफ्यूज नहीं होना, मैं आपको सब क्वेश्चन से समझा दूंगी, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, सब समझ में आएगा आपको, ठीक है। पर यहाँ पे अगर कभी पूछ लेता है कई बार, तो अल्फा का एक और फॉर्मूला लिखो, अल्फा इज इक्वल्स टू आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। इसको नोट करो, इसको नोट करो। बताओ, इसमें किसी को कोई भी डाउट तो नहीं है? यहां तक किसी को कोई डाउट, दिक्कत, समस्या, प्रॉब्लम तो नहीं है? आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1 जरूर लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड्स में अब इससे क्वेश्चन देने लग गए अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए, ठीक है। अभी मैं समझा दूंगी, टेंशन मत लेना। अगर आपको लग रहा है मैम ये कैसे होगा, कहाँ यूज होगा, तो मैं समझा दूंगी आपको, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैम लाइव में भी 1.5x 2x का ऑप्शन दिया करो, ताकि अगर हम लेट ज्वाइन करें तो फास्ट मोड पर लगा के देख सके। तो बेटा फिर तुमको सजा कैसे मिलेगी? लेट ज्वाइन की कोई तो पनिशमेंट होगी ना, यही पनिशमेंट है कि फिर रिकॉर्डिंग में देखो जल्दी जल्दी करके, लाइव में जल्दी देखना है इनको। क्लियर क्लियर क्लियर। मैम एन क्या? अच्छा अच्छा, ओके ओके ओके, हाँ ये भी लिख लो, ये भी लिख लो, एन क्या है। अब सुनना, अब सुनना, सुनना देखो, एन हो जाता है बेटा स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, जो बैलेंसिंग लग रही है, जो रिएक्शन में बैलेंसिंग लग रही है, ठीक है। ये तो पता ही है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या एसोसिएशन, है ना। खैर इसको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ही लिखो, एसोसिएशन के टाइम पे आप इसको भी चेंज भी करोगे, ठीक है। तो ये आपका जो पूरा फॉर्मूला है, इसको नोट कर लो, अब हम क्वेश्चन से भी समझेंगे। फिलहाल आपके यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूला था, ना, आई इज इक्वल्स टू 1/2 तो डाइमर,
4 है कोई तो i इक्वल्स टू 1/4, S8 में i इक्वल्स टू 1/8 हो जाता है कई बार, एसोसिएशन है लेस देन 1, डिसोसिएशन है ग्रेटर देन 1, कहां लिखा है, कहीं लिखा होगा। ऑब्जर्व, अच्छा आई की देखो पहला फॉर्मूला, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। या तो ये लिख लो, या तो सिंपल वही है ऑब्जर्व्ड, मतलब वही जो मैंने आपको बताया कि है ना, बिफोर डिसोसिएशन, आफ्टर अपॉन बिफोर, आफ्टर अपॉन बिफोर, या तो वो याद रखना, ठीक। ये बता दिया, देखो इसमें भी आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें भी आई से मल्टीप्लाई, सब में आई से मल्टीप्लाई, सभी में आई से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ग्रेटर देन 1 डिसोसिएशन, लेस देन 1 एसोसिएशन, आई इक्वल्स टू 2 NaCl 100%, जो मैंने आपको बोला 100% टूट गया तो आप नॉर्मल तरीके से करते हो, अल्फा इज इक्वल्स टू i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1, एसोसिएशन की कंडीशन में 1 माइनस i 1 माइनस 1 अपॉन n हो जाता है, और डिसोसिएशन में i माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। इससे बेटा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा पर इससे पूछा जाएगा। चाहो तो फॉर्मूला लिख लो इन द चैट बॉक्स। हर बच्चा फॉर्मूला लास्ट पेज में लिख रहा है, यानी चैप्टर 1 खत्म होने को आया है, हर बच्चा फॉर्मूला लास्ट पेज में लिख रहा है, यानी एक बार बताना कितने बच्चे हैं जो चैप्टर को लास्ट पेज में लिख रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो चैप्टर के फॉर्मूले को लास्ट पेज में लिख रहे हैं, जो मैंने आपसे बोला था। क्लास 12th में बेटा अभी बोल दूं मैं, अगर आपको याद हो नहीं याद हो, सुना हो मेरे मुंह से नहीं सुना हो, मैं आपको बस एक बात बोल दूं बेटा, अभी से बोल दे रही हूँ, और इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। केमिस्ट्री में 2 कॉपीज होनी चाहिए तुम्हारे पास, ठीक है। एक कॉपी में तुम्हें करना है फिजिकल केमिस्ट्री कॉमा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक कॉपी में तुम्हें करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मेरे कहने पे ये करना, आपके बाकी जो भी चल रहा है स्कूल में कोचिंग में कहीं भी वो मुझे नहीं पता, बट ये करना पड़ेगा, ठीक है। जो आपकी ये वाली कॉपी होगी ना फिजिकल केमिस्ट्री वाली, इसी में लास्ट पेज, लास्ट के 2 पेजेस जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ पूरी तरीके से डेडिकेटेड होंगे फॉर द फॉर्मूलाज, फॉर्मूला शीट बनेगी उस पर चैप्टर वाइज फॉर्मूला शीट बनेगी, ठीक है। अगर आप इसको इसी में कर रहे हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी एक रिएक्शन कॉपी अलग होनी चाहिए। अगर आपने एक मोटा रजिस्टर बना लिया, मान लो आपने एक मोटा रजिस्टर बना लिया है, तो आप ऑर्गेनिक इसमें कर सकते हो, फिर उस कंडीशन में यहाँ पे ऑर्गेनिक कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी ने एक मोटा सा रजिस्टर ऑलरेडी बना लिया तो ऑर्गेनिक इसी में कर लो, लेकिन फिर रिएक्शन कॉपी अलग से बनाओ, ऑर्गेनिक की रिएक्शन कॉपी अलग से बनाओ, जो कि बहुत पतली सी होगी, एकदम थिन पतली सी रिएक्शन कॉपी होगी, उसमें सिर्फ ऑर्गेनिक की रिएक्शंस लिखोगे, जब मैं बताऊंगी विद मैकेनिज्म, रिएक्शंस होंगे उसमें, मैकेनिज्म कहीं पे यूज हो रहा है वो होगा, है ना, तो वो अलग होगा। बाकी अगर आपकी मर्जी, या तो ये करो, या तो 2 कॉपी ऐसे बनाओ कि एक में फिजिकल इनऑर्गेनिक, एक में ऑर्गेनिक, और ऑर्गेनिक में ही एक सेंटर में कहीं पे पेजेस छोड़ के फिर उसके बाद रिएक्शन कॉपी बन जाएगी बीच में, ठीक है। लेकिन ये होना जरूर चाहिए, और अगर अभी तक नहीं किया है, मान लो अभी तक नहीं भी किया है, तो इस वीक का टाइम दे रही हूं टिल दिस संडे, ठीक है। अगर आपने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया तो संडे तक का टाइम है बेटा, कर लेना, फॉर्मूला शीट संडे तक बना लेना, फॉर्मूला शीट केमिस्ट्री की। आप शायद अभी इस चीज को मजाक में लो और सोच रहे यार मैम बोल रही है हम तो कर लेंगे, मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं आपको दिल से बता रही हूँ, इतना हेल्प करेगी ना ये चीजें, इतनी हेल्प करेंगी ना ये चीजें। पूरी दुनिया के नोट्स एक तरफ होते हैं और खुद के बनाए हुए नोट्स एक तरफ होते हैं, समझ रहे हो बात को। और ये इतना हेल्प करेगा आपको केमिस्ट्री में कि आपकी पूरी नैया पार, आधी तो यही हो जाएगी कि यार ठीक है एक हेडेक तो नहीं है कम से कम कि कहाँ चीजें लिखी हुई है। और ये मैं आपको बोल रही हूँ, ये मैं आपको बोल रही हूँ, फॉर्मूला शीट जरूर बनाना। 3 ही चैप्टर है जिसमें आपके पास फिजिकल केमिस्ट्री, जिसमें आपके पास फॉर्मुलाज वगैरह होने वाले हैं, सिर्फ 3 चैप्टर है पर बहुत सारे फॉर्मुलाज हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाओगे 3rd चैप्टर तक आते आते। कोशिश करो जैसे ही मैं कुछ बोलूं फॉर्मुला शीट में आखिरी में लिखते चलो, ठीक है। और अगर नहीं भी किया बेटा तो ये होमवर्क जरूर ले लो, और मैं आपको 2 दिन का टाइम नहीं दे रही, मैं कह रही हूँ संडे तक टाइम लो, पर इस वीक 2nd चैप्टर शुरू होने से पहले, मतलब कोशिश तो करना, अगर वेंसडे थर्सडे में ही हो जाए जब आपकी केमिस्ट्री की क्लास नहीं है, कोशिश तो मैं मतलब कहूंगी तो यही कर लेना, नहीं भी करा है तो संडे तक का टाइम ले लो, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फ्राइडे को स्टार्ट हो जाएगा, तो फ्राइडे सैटरडे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चलेगा। जब भी मैं कुछ बताऊं फॉर्मुला तुरंत पीछे लिखना है आपको, ये आपका भाई एक होमवर्क है जो आपको मुझसे बोलना भी नहीं है, ठीक है। चलो चलो ठीक है, आगे बढ़ जाए। लास्ट के 2 बजे 0 काटने में जाते हैं बेटा, मार्क्स भी यही आ जाएंगे तुम्हारे, याद रखना। टीचर भी कट 0, ज्यादा कट एंड 0 खेलोगे ना बेटा, टीचर भी ऐसे ही चेक करेगा तुम्हारी कॉपी, क्या लिखा है क्या लिखा है, अच्छा फॉर्मूला ही उल्टा लिख दिया, कट 0। तो बेटा कट 0 इससे पहले कि एग्जामिनर खेले, कोशिश करो तुम बंद कर दो लास्ट पेज में खेलना, है ना। चलो तो भाई ये 2 कॉपीज अपनी बना लेना।
तो ये वैन टॉप फैक्टर है, मेरे ख्याल सबको समझ में आया होगा। लेट्स डू इट्स क्वेश्चंस। सब समझ गए होंगे वैन टॉप फैक्टर के बारे में, सारी चीजें एज इट इज नोट कर लेना। करेक्शन फैक्टर होता है, ज्यादातर इससे क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ही क्वेश्चन है, बस उसमें वैन टॉप फैक्टर याद रखना है, ठीक है। ऑफ अ सॉल्यूशंस प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग दिस ग्राम ऑफ K2SO4 इन 2 लीटर सॉल्यूशन। मैं इसको दूसरे पेज में कर रही हूँ, ठीक है। चलो, तो मुझे कुछ मास गिवन दिखा, यहीं पे आ जाएगा क्या? चलो आ जाएगा तो यहीं कर लेते हैं, एक बार ट्राई कर लेते हैं। एक बार ऐसा करते हैं, ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है यहीं पे आ जाए। गिवन मास कितना है? डिटरमाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग दिस ग्राम 2.32 into 10 की पावर -2, है ना, into 10 की पावर -2, दिस इज 10 की पावर -2 इन 2 लीटर, यानी कि वॉल्यूम मुझे दिख रहा है 2 लीटर, ठीक है। एट 25 डिग्री सेल्सियस, यानी कि टेम्परेचर दिख रहा है 25 डिग्री, ठीक है, यानी कि 298 केल्विन। assuming K2SO4 is completely dissociated, assuming K2SO4 is completely dissociated, completely dissociate हुआ है क्या? K2SO4 पूरी तरीके से टूट गया। कैसे टूटता होगा K2SO4? ये अगर तोड़ोगे तो कैसे टूटेगा? सबको पता है 2 टाइम्स ऑफ K प्लस SO4 2 माइनस। आप मुझे जल्दी से इसमें आई की वैल्यू बता दो, क्या आएगी? आई की वैल्यू फटाफट से हमारे बच्चे चैट बॉक्स में बता दे, आई की वैल्यू क्या आएगी, ठीक है। आई की वैल्यू बताओ जल्दी से, तब तक मैं और इन्फॉर्मेशन लिखती हूँ क्या दिया हुआ है। गिवन एक और चीज दिख रही थी कि वो अच्छा गिवन नहीं थी, आर की वैल्यू, आर इज इक्वल्स टू 0.082 लेने को बोला है उसने हमसे। मोलर मास भी दिया हुआ है, नहीं दिया होता तो हम लिख भी लेते, मोलर मास इज इक्वल्स टू 174, नहीं दिया होता तो हम लिख लेते, ठीक है, 174, ठीक है। इसके अलावा पाई हमसे पूछा है, तो ऑलमोस्ट सब कुछ गिवन है आपको। छोटा सा क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सारे आंसर आ गए। कुछ बच्चे कह रहे हैं 2, कुछ बच्चे कह रहे हैं 3। मेजॉरिटी ने मुझे 2 लिखते हुए देखा मैंने अभी, मेजॉरिटी 2 लिख रही है। अब 3 लिखने लगे हैं बहुत सारे बच्चे, 2 3 2 3। चलो, आई होता क्या है मैम? नंबर ऑफ पार्टिकल्स लिख लो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर डिसोसिएशन। आफ्टर डिसोसिएशन कितने? 2, और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1, 3 पार्टिकल है। और बिफोर कितना है? कुछ नहीं मतलब 1। तो आई की वैल्यू आएगी बेटा 3 यहां से। तो 2 वाले सारे गलत है, 3 वाले सारे सही है। आफ्टर डिसोसिएशन 3 पार्टिकल, बिफोर 1 पार्टिकल 3। और यही यहाँ पे समझना होता है ना। जैसे आपको बोल देगा लेट्स से AlCl3 कंप्लीटली टूट गया, मान लो उसने बोल दिया, तो 4 आएगा आई की वैल्यू। कैसे? क्योंकि ये टूटा Al प्लस में प्लस 3 टाइम्स Cl माइनस में, Al प्लस 3 में, Al प्लस 3 में और प्लस 3 टाइम्स Cl माइनस में। तो यहाँ पे आफ्टर कितने पार्टिकल है? 1 और 3, 4 पार्टिकल है। बिफोर कितना पार्टिकल है? 1 पार्टिकल है। तो आई की वैल्यू आ जाएगी 4। तो आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। चलो भाई, इसीलिए मैं विद टॉपिक आपको क्वेश्चन करा रही हूँ। चलो, अब तो आसान हो गया। क्या हो जाएगा? पाई इज इक्वल्स टू m इंटू आर, या डायरेक्ट ही कर लो यार, अब इतना टाइम क्यों वेस्ट करना। नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू टी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल कैसे निकलता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? 2 इंटू 10 की 2.32 सॉरी 2.32 इंटू 10 की पावर -2 अपॉन मोलर मास कितना है? 179 था ना, 174, अच्छा 174। होल डिवाइड बाय वॉल्यूम कितना है? 2 लीटर, 2 इंटू आर कितना है? 0.082 298 और इंटू आई लगाना हमें नहीं भूलना है। दूसरे कलर से लिख रही हूँ इंटू आई, और आई की वैल्यू कितनी है? 3, ठीक है। अब बेटा इसको सॉल्व कर लेना एक बार, यहां से बताना कि पाई की वैल्यू क्या आ रही है। यहाँ से पाई का कुछ आंसर आ रहा होगा, एक बार चेक कर लेना, कैलकुलेट कर लेना। मेरा फर्स्ट था तुमको ये टॉपिक को बस समझाना, ठीक है। तो इसको पूरा कैलकुलेट करना, ठीक है। फॉर्मूले में रखोगे आई की वैल्यू सॉरी पाई की वैल्यू 0.0048 0.0048, क्योंकि प्रेशर है तो एटीएम इसकी यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप पूरा देख लो, देखो 174 आ गया, अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो निकाल लेते। आई की वैल्यू 3 आ गई, तो पाई इज इक्वल्स टू ये फॉर्मूला लग जाएगा पूरा का पूरा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर होगा। अब आपका एक क्वेश्चन इसी में होमवर्क भी है। होमवर्क क्वेश्चन क्या है? अगर 25.6 ग्राम, इसी क्वेश्चन को बेटा कंटिन्यू किया यहाँ पे, तो दूसरा पार्ट आप देखो,
इतना डिसॉल्व किया इतने ग्राम बेंजीन में, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होके इतना आ गया। कैलकुलेट द फॉर्मूला ऑफ सल्फर, सल्फर का फॉर्मूला बताना। अच्छा इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं, थोड़ा सा लगे, थोड़ा सा लगे, है ना। एटॉमिक मास आपको सल्फर का गिवन है, तो आपको क्या करना है भाई, सोल्यूशन आपको पीछे दिया हुआ है, कोशिश करना एक बार खुद से ट्राई करो। आपको गिवन मास दिया है, आपको क्या दिया है देखो, क्योंकि ये बात केएफ 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 ये बात कर रहे हैं डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू केएफ इनटू एम की, ये आपको फॉर्मूला लगाना है, इनटू आई, इनटू आई। गिवन मास है आपके पास, है ना, ये क्या है, मोलालिटी की बात कर रही है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। गिवन मास अपॉन मोलर मास करना, होल डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम कर लेना। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लोअर्ड दिस, फ्रीजिंग पॉइंट कुछ कम होके इतना आ गया, ठीक है। केएफ की वैल्यू दी हुई है बेंजीन के लिए, कम होके उतना आ गया, डेल्टा टीएफ इज इक्वल्स टू टी नॉट ऑफ एफ माइनस टी ऑफ एफ लगा देना। तो ऐसे एटॉमिक मास भी दिया, आपको निकालना है कि आंसर क्या आ रहा है, ठीक है। ये आपका पूरा सोल्यूशन, एक बार इसको ट्राई जरूर कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाए। सीआरटी क्या है मैम बता दिया ना बेटा, जो एमआरटी है वही सीआरटी है, सीआरटी एमआरटी सेम है, ये दोनों एक ही चीज है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन या फिर बोल लो मोलारिटी, दोनों सेम है। यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है वो मोलारिटी है, तो या तो सी लिख लो या तो एम लिख लो, एक ही बात है, ठीक है, या तो सी लिख लो या तो एम लिख लो। चैप्टर कंप्लीट हो गया क्या? नहीं नहीं, एक टॉपिक बचा है, एजियोट्रोपिक मिक्सचर बचा है बेटा, ठीक है ठीक है, अभी एक टॉपिक बचा है, क्लियर पक्का। चलो एक और क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही बहुत ही बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एकदम बेहतरीन क्वेश्चन है, तुम्हें मजा आ जाएगी क्वेश्चन करके, बस तुमको थोड़ा सा फोकस्ड होना है, थोड़ा सा कोशिश करना खुद से एक बार बताने की, कोशिश करना तुम खुद से बता पाओ इसको, ठीक है। थोड़ा सा चैट रेट से हटके, मतलब चैट रेट में आंसर लिख सकते हो पर सोचो क्या होगा। What will be the vapor pressure of 1 मोलर aqueous solution? एक मोलर aqueous solution का बोल रहा है वेपर प्रेशर बताना है। What will be the vapor pressure of 1 molar aqueous solution of MgCl2? Of MgCl2, तो देखो सबसे पहला काम तो आसान है, वेपर प्रेशर बताना है एक मोलर सोल्यूशन ऑफ MgCl2। एक मोलर का मतलब बताओ, 1 मोलर, 1 मोलर का मतलब होता है, 1 मोलर मतलब मोलैलिटी, मतलब मोलैलिटी। एक मोलर का मतलब क्या होता है? मतलब होता है मैम मोलैलिटी, मतलब होता है मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मतलब वो बोल रहा है एक मोल ऑफ, किसकी बात कर रहा है? MgCl2 प्रेजेंट है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, मतलब 1 किलोग्राम लिख लो या 1000 ग्राम लिख लो सॉल्वेंट, यानी कि सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है? व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ दिस, कुछ नहीं गिवन है तो हम पानी मान सकते हैं ना, वाटर लिखा, अच्छा वाटर लिखा है ना, वाटर, वाटर, ये पहले रखो दिमाग में, इस लाइन को लिखना पड़ेगा तुरंत, जैसे ये पढ़ा तुरंत ये लिख लिया। अज्यूमिंग डिसोसिएशन जो हुआ, अब देखो क्वेश्चन कितना भयानक है, डिसोसिएशन जो MgCl2 का हुआ है वो 70 मोल%, यानी कि अल्फा की वैल्यू 100 नहीं है, अल्फा जो है वो 70 मोल% है, 70% है केवल, अल्फा 100% नहीं है। मतलब आप आई की वैल्यू 3 नहीं रख सकते, मैक्सिमम स्टूडेंट्स 3 रख के आते हैं, मैं आपको बता दूं, वो बोलेंगे MgCl2 टूट के बनेगा Mg + 2 2Cl-, तो आई की वैल्यू आ जाएगी 3/1 यानी कि 3, है ना। ये बच्चे गलत हो जाएंगे, ये सब गलत हो जाएंगे, क्योंकि उसने 100% डिसोसिएशन बोला ही नहीं, और 100% डिसोसिएशन नहीं बोला तो आई ऐसे नहीं निकल सकता। अब आई के लिए आपको क्या फॉर्मूला लगाना पड़ेगा? अल्फा इज इक्वल्स टू I - 1 अपॉन N - 1। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा अल्फा 70% है, परसेंट हटाओगे तो इसको 0.7 लिख दूं मैं, परसेंट हटा दो, परसेंट रिमूव कर दो, परसेंट रिमूव कर दो तो ये 0.1 हो जाएगा, सॉरी 0.7 हो जाएगा, 100 से डिवाइड कर दो, परसेंट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हो और डिवाइड कर दोगे तो परसेंट हट जाएगा उसका, तो 0.7 है अल्फा की वैल्यू। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज दिस, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर दिया है, मतलब P नॉट ऑफ A इज इक्वल्स टू 23.8 mm of Hg। फॉर्मूला बताओ पहले तो, पूछा क्या है? व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ दिस, यानी कि पूरे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर वो पूछ रहा है। P नॉट ऑफ A माइनस P ऑफ S अपॉन P नॉट ऑफ A इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ B इनटू I, ये फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। अच्छा P नॉट ऑफ A कितना है? P नॉट ऑफ A कितना है? 23.8, प्योर बोल रहा था ना, देखो प्योर तो नॉट लगा दिया, तो 23.8
माइनस पी ऑफ एस अपॉन 23.8 इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन कितना होता है। अच्छा बहुत सारे लोग ना इसको लिख देते हैं WA अपॉन एम एम अपॉन WB। बहुत सारे लोग ऐसे अलग अलग फॉर्मूला भी लिखते हैं। वो कुछ नहीं यार, इसका बस नंबर ऑफ मोल्स वोल्स लिख देना। तो मैं इसको ऐसा नहीं समझा के मैं डायरेक्ट बोलती हूँ। आप हमेशा एक ही चीज याद रखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, है ना, ये हम बोलते हैं, याद रखो, ठीक है। चलो भाई लिखो जल्दी से, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी यानी कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, है ना। सॉल्यूट, बी मतलब सॉल्यूट और ए मतलब सॉल्वेंट, ठीक है। इस पे आएंगे, पहले आई की वैल्यू निकाल लूं क्या मैं, आई की वैल्यू निकाल लूं यहाँ से। अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा है 0.7, आई कितना है, आई तो पता ही नहीं है, आई ही तो हमें वहां रखना है, अपॉन एन कितना है, एन क्या था, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, अभी याद आया स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। तो अगर मैं MgCl2 बेटा तोड़ती हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, जो आप वैन टॉप फैक्टर बोल रहे थे ना, वो यहाँ पे n बन जाएगा, Mg प्लस 2 Cl माइनस 1, मतलब वो मत याद करो, बस याद करो बैलेंसिंग, बैलेंसिंग यहाँ पे कितना है, कुछ नहीं मतलब 1, कुछ नहीं मतलब 2, तो 1 प्लस 2 आ जाएगी n की वैल्यू, यानी कि n इक्वल्स टू 3 माइनस 1, तो यहां से हो जाएगा ये 0.7, 3 माइनस 1 2 होता है, ऊपर जाके 2 हो जाएगा, इक्वल्स टू i माइनस 1, आई इज इक्वल्स टू, इसको एक साइड करो, इसको यहाँ पे प्लस ले जाओ, 7 2 14, 1.4 प्लस 1 2.4, एक बार चेक कर लेना आई की वैल्यू 2.4 आ रही होगी। पहले बताओ किसी को आई निकालने में दिक्कत आई, आई निकालने में दिक्कत आई, क्या क्वेश्चन है, वाह, आई निकालने में दिक्कत आई, आई निकालने में किसी को कोई भी दिक्कत आई, एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो, एक बार चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो किसी को। मोलल मतलब बेटा मोलालिटी की बात कर रहा था, एक मोलर बोलता तो मोलारिटी, मोलल बोल रहा है तो मोलालिटी, ठीक है। 2.4, ठीक है, सबको समझ में आ गया अच्छे से। बेटा 9:15 के आसपास क्लास खत्म होगी, 9:15 या 9:20, आज ये चैप्टर खत्म करके ही जाएंगे, वरना नेक्स्ट क्लास में ना ही तो अच्छे से रिवीजन कर पाओगे और ना ही तो क्वेश्चंस कर पाओगे, फिर वो अजियोट्रोपिक मिक्सचर में नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी तो फालतू के आधे घंटे चले जाएंगे नेक्स्ट क्लास में, तो इसलिए हम पूरा पढ़ेंगे आज ही। क्लियर, पक्के से आया, रिपीट आई कर दूं एक बार, चलो आई एक और बार सुन लो। आई की वैल्यू होती है मैम आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर, पर यहाँ पे उसने 100% बोला ही नहीं, 100% अगर बोल देता बेटा तब आप वो फॉर्मूला लगाते, लेकिन इसने बोला 70% हो रहा है। कभी भी परसेंट अगर कंप्लीटली डिसोशिएट एसोसिएट नहीं हो रहा होता है तो डायरेक्ट आई की वैल्यू तुम नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो आप बोलोगे कि इस बार आप क्या करोगे, अल्फा, इस तरीके से फॉर्मूला निकालोगे। तो यहाँ से आई आपको निकालना है, क्या है, आपको यहाँ से आई पता करना है कि क्या है, तो फॉर्मूला लगा दिया, अल्फा इज इक्वल टू i माइनस 1 n माइनस 1, अल्फा कितना है 70% डिसोशिएट हुआ, मतलब इसको 0.7 बोल सकते हो परसेंट हटा के टर्म्स में, है ना, तो 0.7, वो i माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है मैम, n होता क्या है, बैलेंसिंग जो लग रही होती है इस टाइम पे, तो 3i बैलेंसिंग, तो 3 माइनस 1, तो 0.7, ये 3 माइनस 1 2 हो जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, i माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 यहाँ आके प्लस 1 हो जाएगा, i की वैल्यू आ जाएगी। मेरे ख्याल से i की वैल्यू सबको समझ में आई होगी। मोलालिटी है, यस 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 यस, मोलालिटीज है बेटा, मोलालिटी, ठीक है ठीक है, चलो चलो, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। तो मेरे ख्याल से सबको समझ में आया होगा। आप फॉर्मूले में उठा के रखो, आप फॉर्मूले में जल्दी से उठा के रखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, बी क्या होता है, सॉल्यूट होता है, ये सॉल्यूट की बात कर रहे थे हम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, है ना, तो सॉल्यूट के तो नंबर ऑफ मोल डायरेक्टली गिवन है, n ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू 1 डायरेक्टली गिवन है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी 1 प्लस, अच्छा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कितना हो जाएगा, ए होता है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन नहीं है, लेकिन ए के नंबर ऑफ मोल्स निकाल तो सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, ऐसा करती हूँ दूसरे कलर से करती हूँ ताकि आप ये चीज याद रख पाओ, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए इज इक्वल्स टू, ए क्या है, सॉल्वेंट है, ठीक है, तो मतलब गिवन मास ऑफ ए अपॉन मोलर मास ऑफ ए, गिवन मास ए का कितना है मैम 1000 ग्राम अपॉन मोलर मास, पानी का मोलर मास सबको पता है बेटा 18 होता है, 18 होता है पानी का मोलर मास, लिखने की जरूरत है, बताओ वाटर की जब बात कर रहे हो तो मोलर मास 18 होगा ना, 18 ही तो होगा मोलर मास, सब कैलकुलेट कर लेना, तो 1000 अपॉन 18 उठा के रख दो यहाँ पे, 1000 अपॉन 18, ठीक है, अब इसे तुम कैलकुलेट कर लेना एक बार, बस अब तो कुछ नहीं, इंटू आई की वैल्यू कितनी थी 2.4, बस अब उठा के यहाँ से पी ऑफ एस निकाल लो। ये क्वेश्चन एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बिलीव मी, बेहतरीन क्वेश्चन जो होते हैं ना, मजेदार वाले क्वेश्चन, ये एक मजेदार क्वेश्चन है, ये एक मजेदार क्वेश्चन है, बल्कि बोर्ड्स में भी इतनी जल्दी इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछते, इसमें डिफिकल्ट क्या था पता है, सबसे ज्यादा मेन था आई की वैल्यू,
पर अब बोर्ड्स का लेवल बहुत अच्छा हो चुका है, अब हम ये बात नहीं कह सकते, अब हम ये बात नहीं कह सकते, अब तो हमारे बोर्ड्स भी जेई नीट को टक्कर दे सकता है ना, तो अच्छा खासा लेवल इंक्रीज हो रहा है। चलो इसको सॉल्व करना, तो 23.8 माइनस पी ऑफ एस अपॉन 23.8 इज इक्वल्स टू 1000 अपॉन 18, कैलकुलेट करना कितना होता है, 1000 अपॉन 18 इज इक्वल्स टू 55.5, ये होता है 55.5, है ना, तो 1 अपॉन 55.5 प्लस 1 56.5, तो 1 अपॉन 56.5 इंटू 2.4, तो ये कितना हो जाएगा 23.8 माइनस पी ऑफ एस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 56.5, ये 1 क्या है, 1 को हटा के ये भी तो लिख सकते हैं डायरेक्ट, 2.4 है ना, 1 मल्टीप्लाई यानी कि मल्टीप्लाई बाय 23.8, पी ऑफ एस को एक तरफ रखो, बाकी सबको एक तरफ कर दो, तो पी ऑफ एस वहां ले जाओ, कर लोगे सॉल्व, बताओ पी ऑफ एस को एक साइड कर लो, इज इक्वल्स टू, ऐसा करती हूँ मैं डायरेक्ट अब आंसर लिख देती हूँ, कहीं तो लिखा होगा ना, 22.8 mm ऑफ एचजी, या 22.788, या तो mm ऑफ एचजी में कन्वर्ट कर दिया तो 22.8 mm ऑफ एचजी, 22.8 mm ऑफ एचजी। इन द चैट बॉक्स, तुमको पता है तुम्हें क्या लिखना है, हमारे बच्चों को पता होना चाहिए उन्हें क्या लिखना है, बताओ जल्दी से, जल्दी जल्दी से एक बार बता दो, एक बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से, बहुत ही जल्दी से बता दो, क्या तुम्हें ये चीज समझ में आई, 22.8, यस, किसे किसे क्लियर हुआ बेटा, ये एक बार बताओ, प्यारा क्वेश्चन था, बहुत प्यारा क्वेश्चन था, मैं एक बार पूरा क्वेश्चन रिपीट कर रही हूँ, तब तक तुम क्लियर लिख देना, ठीक है। फॉर्मूला समझ में आया, कैसे पता चला ये लग रहा है, क्योंकि देखो प्योर वाटर का वेपर प्रेशर, यार खुद से सोचो, वेपर प्रेशर ऑफ किसी चीज का दिया है ना, प्योर वाटर ये वो, तो क्या लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की बात हो रही होती है ना, पहले तो फॉर्मूला तुरंत क्रैक करना चाहिए आपके दिमाग में कि क्या है, ठीक है, फॉर्मूला लिख दिया। अब आई की वैल्यू यहाँ पे बहुत मेन थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, आई की वैल्यू अगर इसने बोल दिया था कंप्लीटली डिसोशिएटेड या 100% डिसोशिएटेड, तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी थी, हमारे आई की वैल्यू आती आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन बिफोर, पर उसने तो खेल खेल दिया हमारे साथ, उसने बोला 70% हुआ है भाई, 70%, तो हमने बोला अल्फा मतलब 70% है, मतलब अल्फा की वैल्यू अगर परसेंट हटा के देखे तो 0.7 है, और अभी अभी मैम ने आपको फॉर्मूले के टाइम पे पढ़ाया था कि अगर कभी भी ऐसा होता है, देखो मैम ने आपको यहाँ पे बता दिया था, अगर कभी भी ऐसा होता है, कहाँ लिखा था मैंने, अल्फा की वैल्यू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन i - 1 अपॉन n - 1, और अगर कंप्लीटली डिसोशिएट होता तो ये वाला फॉर्मूला लगता, कंप्लीटली नहीं है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, यहाँ पे n क्या होता है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, यानी कि बैलेंसिंग के टाइम पे आपने जो किया है, जो बैलेंसिंग के टाइम पे किया है, तो i - 1 अपॉन n - 1, तो पूरा कैलकुलेट कर लिया, यहाँ पे उठा के रख दिया, और यहाँ से p ऑफ s की वैल्यू आपको निकाल लेनी। आई होप आपको बेटा ये चीज समझ में आई होगी, है ना, आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। 5 मिनट पहले कर लिया था, क्या बात है, अगर आपने से पहले कर लिया था तो ये बहुत बहुत मतलब जेन्युइनली ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलो भाई, तो इस तरीके के क्वेश्चन जरूर करना, आगे बढ़ते हैं। पेग बनाया जाए एक, क्या कहते हो, ये क्या है, क्या लग रहा है ये, तो बस एक छोटा सा टॉपिक बचा है, 15 मिनट का टॉपिक है, सुन लो क्या है ये। पारी तो पारी तो पारी तो इसी बात पे पारी तो बनती है, हाँ पिटोगे, इतना पिटोगे ना अगर तुम खुश हो गए ये वाली स्लाइड देख के, बचोगे नहीं तुम मेरे हाथ से, तुम बच तो सकते नहीं हो, वो है ना एक ऑफलाइन तुम्हारा एक वो तो सेशन होगा कभी ना कभी, आज नहीं तो कल होगा, होगा तो जरूर तुम्हारा सेशन ऐसा, है ना। चलो, पानू जीजू ने मेरी वीडियो देख ली, खुशी कह रही है, खुशी तुम्हें किस बात की है खुशी है, पानू जीजू दुनिया में कौन है तुम लोगों को पता है नहीं, जबरदस्ती पूरी दुनिया के लड़कों को पानू मानते जा रहे हो, नहीं है कोई भी ऐसा इंसान जो तुमने देखा है और तुमने उसे सोचा है और तुमने उसे समझा है, ऐसा कोई इंसान नहीं है बेटा, फालतू की खुशी हो रही है तुम्हें। दिव्यांश कह रहे हैं मैम आप बिग बॉस में कब जा रहे हो। तुम नहीं चाहते मैं पढ़ाऊं दिव्यांश, हाँ ये क्या बात है, मतलब मजाक मजाक में इंसान कहता है कि क्या कहते हैं बॉलीवुड में कब जा रहे हो, ये कब जा रहे हो, वो कब जा रहे हो, बिग बॉस में कब, तुम्हें मैं कलेशी लगती हूँ, तुम्हें मैं कलेशी लगती हूँ सच में, कैसी बातें करते हो, चली जाऊंगी यार, जल्दी जाऊंगी। कैसी मजाक कर रहे हो, ठीक है। 24.8 जो भी आ रहा है बेटा उसे चेक कर लेना। चलो तो भाई एक पैक बनाते हैं फटाफट से, एक पैक बनाते हैं फटाफट से हम लोग, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये क्या है बेटा, पानी में डाला अल्कोहल, पानी में डाला अल्कोहल, लेट्स से इथेनॉल। अजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या होता है,
अजियोट्रोपिक मिक्सचर का मतलब समझना है हमें, तो हमें बनाना पड़ेगा एक पैक। ये मैं लास्ट टू लास्ट टाइम जब पढ़ा रही थी मुझे याद है, तो मैंने ऐसे मेरे मुंह से निकल गया एक पैक बनाते हैं, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने पैक लिख दिया। उस पूरे कमेंट्स में एक ही चीज थी कि मैम पैक नहीं पैग होता है। कितने बेवड़े बच्चे हैं, मतलब सच में मुझे पता भी नहीं था। मैं बोल रही हूँ आराम से एक पैक एक पैक, मुझे इसका मीनिंग ही नहीं पता आज तक मुझे कि पैग बोलते हैं एग्जैक्टली। तो मुझे लगा कि ऐसे पैक होता होगा कुछ ऐसा, तो सबने मुझे उसे करेक्ट किया। इतना दिमाग कहीं नहीं चलता बच्चों का जितना यहाँ चलता है, सब के सब बेवड़े एकदम, है ना। तो लेट्स से हमने अल्कोहल और पानी को मिक्स कर दिया। अच्छा ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, देखो आप सभी को पता है पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। 100 डिग्री पे पानी बॉइल होना स्टार्ट करता है। वही बेटा अगर मैं बोलूं अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, तो हम लेट कर सकते हैं, लेट से 70 या 80 कुछ भी मान लो, है ना। मान लो मैंने बोला कि नहीं नहीं, जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल वो है लेट से 80 डिग्री मान लो, ठीक है, 80 डिग्री सेल्सियस, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। तो दोनों का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। हमने इनको मिक्स किया 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 मिक्स 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 मिक्स, तो हमने इसको कर दिया मिक्स, ठीक है मैम। जब हमने इसको घोला और दोनों को चढ़ा दिया हीट कर, मतलब गैस पे चढ़ा दिया, लेट्स से हमने बोला कि बॉइलिंग पॉइंट हम देख रहे हैं, तो हमने इसका वेपर्स बनाना स्टार्ट किया, वेपर्स बनाना। तो भाई पानी तो 100 डिग्री में पानी वेपर्स बनाना लेट्स से स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। लेट्स से पानी के वेपर्स बने, वेपर्स बनने स्टार्ट हुए 102 डिग्री पे, और लेट्स से यहाँ पे वेपर बनना स्टार्ट हुआ 102, क्या मतलब होगा तो 100 पे ही। चलो अच्छा अभी इसको मत कंफ्यूज हो, अभी इसको मत लिखो, इसको हम ऐसा करेंगे जब कांस्टेंट पे आएंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब बताती हूँ कब। बॉइलिंग पॉइंट 100 है, बॉइलिंग पॉइंट 80 है, ये तो ठीक है मैम, ये तो ठीक है मैम, ये तो बहुत बड़ी बात है ही नहीं, ये तो बड़ी आसानी सी प्यारी सी बात है, कोई बड़ी बात ही नहीं है इसमें, ठीक। अब बेटा इसको हमने बॉइल किया, बॉइल किया तो ये वेपर्स बनाएगा, है ना। हमने गैस पे चढ़ा दिया, हीट करना स्टार्ट किया। अच्छा अल्कोहल के वेपर्स बनेंगे जब 80 डिग्री टेम्परेचर, जैसे ही 80 डिग्री टेम्परेचर हुआ अल्कोहल के वेपर्स बनना स्टार्ट हो गए, वेपर्स अल्कोहल के बनने लग गए, बनते गए बनते गए बनते गए बनते गए। अब जैसे ही 100 डिग्री हुआ वेपर्स बनना स्टार्ट हो गए पानी के, तो 100 डिग्री पे इसके वेपर्स बने, 80 डिग्री पे इसके वेपर्स बने, ठीक है। लेकिन लेट्स से 80 डिग्री पे वेपर्स बनने लगे, पर हम एक बात बताते हैं, यहाँ पे एक कंडीशन ये भी हो सकती थी, शायद ऐसा हुआ हो कि जैसे ही 78 डिग्री हुआ टेम्परेचर तो वेपर्स बनना स्टार्ट हो गए, किसके मैम, अल्कोहल के भी और वाटर के भी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जब 105 डिग्री सेल्सियस हुआ तब जाके वेपर्स बनना स्टार्ट हो गए, तब जाके वेपर्स बनना स्टार्ट हुए अल्कोहल के और वाटर के, और इसी को आप बोलते हो अजियोट्रोप्स। अजियोट्रोपिक मिक्सचर होता है एक मिक्सचर ऑफ किसी भी चीज का, मतलब मिक्सचर है ये, सॉल्यूट सॉल्वेंट, किसी दो सॉल्यूट मतलब किसी चीज का मिक्सचर है बेसिकली, जिसमें कांस्टेंट बॉइलिंग अचीव होता है। मैं एक और एग्जांपल समझाती हूँ। मैंने बोला इन दोनों को ना मुझे सेपरेट करना है, लेट्स से मुझे इन्हें सेपरेट करना है। सेपरेट करना है मतलब मैम आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कर सकते हो। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है ना कि इसको आपने बॉईल करना स्टार्ट किया, 80 डिग्री आया होगा, पूरी अल्कोहल बॉईल 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 बॉईल, मतलब वेपर्स बन गई, हट गई। अब ये सेपरेट हो गए मैम, नीचे क्या बचा, सिर्फ पानी बच गया, क्योंकि पानी तो 100 डिग्री पे होता है भाई, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम उसके वेपर्स जल्दी बन जाते हैं। तो पहले भाई अल्कोहल पूरी वेपराइज हो गई और पानी रह गया, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर लिया। लेकिन अगर मैं बोलूं ये सेपरेट हो ही नहीं पा रहे, दे आर नॉट सेपरेटेड बाय अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, नॉट सेपरेटेड बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम इन्हें सेपरेट ही नहीं कर पा रहे, क्यों? क्योंकि कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट आ गया, कांस्टेंट टेम्परेचर पे दोनों वेपराइज होने लग गए। 78 डिग्री आया, दोनों थोड़े थोड़े वेपराइज होने लग गए। या ऐसा कह लो 80 डिग्री पे अल्कोहल वेपराइज हो गया, पर थोड़ा सा अल्कोहल रह गया अंदर, थोड़ा सा रह गया उस मिक्सचर में, और वो जाके 105 डिग्री पे वेपराइज हो रहा है, जब पानी भी वेपराइज हो रहा है, तो हम उसे सेपरेट ही नहीं कर पा रहे हैं। इसे आप बोलते हो अजियोट्रोपिक मिक्सचर। इन शॉर्ट अगर मैं बोलूं तो कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट जब आपको अचीव होता है, दैट इज अजियोट्रोपिक मिक्सचर। मैम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक सेपरेशन टेक्निक होती है बेटा,
जिससे आप सेपरेट करते हो दो चीजों को, ठीक है, किसी दो लेट्स से सोल्यूशन में कोई दो चीजें हैं उसको आप सेपरेट करना चाह रहे हो, तो जैसे कि पानी और नमक को भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं ना, तो डिस्टिल कर दिया, एक तरीके से सेपरेशन टेक्निक होती है, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, एक टेक्निक है बेटा सेपरेट करने की चीजों को, जैसे पानी पानी उड़ गया और नमक रह गया तो सेपरेट हो गए दोनों, तो इस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी एक टेक्निक होती है, ठीक है। चलो समझते हैं और समझते हैं, अभी तो बहुत बहुत समय है बेटा। एन अजियोट्रोपिक मिक्सचर आल्सो नोन एज कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर आ जाता है, is a liquid mixture of two or more substances that boils at specific temperature, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस का एक मिक्सचर है जिस जो एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा है एंड हैज सेम कंपोजिशन बोथ द लिक्विड एंड वेपर फेज, लिक्विड में भी साथ में घुल गया और वेपर में भी साथ में उड़ गया, सेम हो गया। दिस मीन्स द मिक्सचर कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू प्योर कंपोनेंट्स बाय डिस्टिलेशन, अलग अलग हम इसको इस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है, देखो इस तरीके से आपने लिक्विड ए ले लिया, लिक्विड बी ले लिया, दोनों को उठा के इसमें डाल दिया और हीट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, आपने इन दोनों को उठा के इसमें ऐड कर दिया और हीट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक अजियोट्रोपिक मिक्सचर है, मतलब इन दोनों को जब जोड़ा ना और यहाँ से जाके सेपरेट हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से ये निकलता है, डिस्टिल हो जाता है, एक स्टीम वोलेटाइल होता है, एक नॉन वोलेटाइल, मतलब एक उड़ गया और एक यहाँ पे रुक गया, है ना, इस तरीके से होता है। तो सेम कॉम्पोजिशन एज अ मिक्सचर अगर हमें देखने को मिल जाए, मतलब इसमें दोनों ही पार्टिकल आ गए और ऊपर भी कई बार दोनों ही पार्टिकल चले गए, तो उन्हें आप बोलते हो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, एक टेक्निक है, खैर आपको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, डोंट वरी, बस आपको एक टर्म याद रखना है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से ये सेपरेट नहीं होते हैं, ठीक है। as the vapor produced has the same composition as the original liquid, ठीक है। नॉन आइडियल सोल्यूशन बेटा ऐसा करते हुए दिखते हैं, नॉन आइडियल सोल्यूशन शोज लार्ज डेविएशन, है ना, नॉन आइडियल जो है वो लार्ज डेविएशन दिखाते हैं, आइडियल नहीं, नॉन आइडियल में ही ये काम होता है, ठीक है। यस मैम, अजियोट्रोप्स भी दो टाइप के होते हैं बेटा, यहाँ पे जगह है कि नहीं है, चलो यहीं पे लिखती हूँ मैं, अगर बेटा जो भी टेम्परेचर उससे कम में ही दोनों बॉईल होने लग गए, उसके कम में ही ये सब काम हो गया, इसको आप बोलते हो मिनिमम अजियोट्रोप, मिनिमम अजियोट्रोप्स, ठीक है। और अगर ज्यादा में हुए तो उसको आप बोलते हो मैक्सिमम अजियोट्रोप, मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप, है ना, वो था मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप, और ये है मैक्सिमम अजियोट्रोप। अजियोट्रोप कौन दिखाता है? नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, नॉन आइडियल सॉल्यूशंस दिखाते हैं ये चीज। अच्छा, मिनिमम वाला जो है बेटा वो पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन दिखाते हैं फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, उनको आप वही शो करते हैं मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप, और जो शो करते हैं नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, वो शो करते हैं हमारे पास मैक्सिमम अजियोट्रोप। ये कुछ चीजें आपको टर्म्स दिमाग में रट लेनी है, याद रखनी है, मैं आपको समझाती भी, उसको टेंशन मत लो, समझा रही हूं मैं, ठीक है। पहले तो ये समझ गए, इतनी बात समझ गए, अजियोट्रोपिक मिक्सचर समझ गए, एक ही टेम्परेचर पे बॉईल होना शुरू कर जाए, वेपराइज होना स्टार्ट हो जाए, ठीक है, या थोड़ा सा अल्कोहल बच गया, एंड में वो जाके एक साथ वेपराइज हो रहा है, तो आप उसको सेपरेट नहीं कर पा रहे पूरी तरीके से, उसे आप बोलते हो अजियोट्रोपिक मिक्सचर। अजियोट्रोपिक मिक्सचर या तो देखो कम टेम्परेचर पे दोनों वेपराइज में जा रहे हैं, या तो ज्यादा में भी हो सकता है दोनों जा रहे हैं, तो दो टाइप के होते हैं, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप। कम टेम्परेचर में हो रहे हैं, दोनों का जो टेम्परेचर है, दोनों का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे कम में ये उड़ गए, तो उसे आप बोलते हो मिनिमम अजियोट्रोप, मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप। और ज्यादा में वेपराइज हो रहे हैं जो बॉइलिंग पॉइंट है, मतलब 105 डिग्री पे दोनों वेपराइज होना स्टार्ट कर गए, तो मैक्सिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप। ये इतने अच्छे से घुल जाते हैं कि एक ही जैसा प्रॉपर्टी बन जाती है इनकी, और खुद का बॉइलिंग पॉइंट बना लेता है, ये इसलिए पूरी कहानी हो रही होती है। जो मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप है, मिनिमम बॉइलिंग अजियोट्रोप मतलब कम बॉइलिंग पॉइंट पे ही दोनों वेपराइज हो गए। अगर आप बोलते हो कम बॉइलिंग पॉइंट, तो वेपर्स जल्दी बनते हैं, क्यों? क्योंकि वैन डर वाल्स फोर्स कम होता है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, वो फटाफट उड़ जाते हैं पार्टिकल्स, ठीक। तो ये शो कर जल्दी जल्दी उड़ जाएंगे, तो इनका जो डेविएशन है वो लार्ज डेविएशन है, पॉजिटिव दिखाते हैं ये राउल्ट्स लॉ से डेविएशन। और अगर देर लगा रहे हैं तो नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। जल्दी उड़ गए, मिनिमम बॉइलिंग, पॉजिटिव डेविएशन, और जस्ट ऑपोजिट नेगेटिव डेविएशन, ठीक है। तो अजियोट्रोपिक मिक्सचर्स ऑफ is a mixture of two or more liquid which displays the same level of concentration in the liquid and vapor phase। अभी इसकी डेफिनेशन बताई है ना, एक होता है मिनिमम बॉइलिंग, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग। मिनिमम बॉइलिंग पॉजिटिव डेविएशन दिखाता है, मैक्सिमम बॉइलिंग नेगेटिव डेविएशन दिखाता है। मिनिमम का एग्जांपल है इथेनॉल प्लस एसीटोन, और मैक्सिमम का एग्जांपल है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, ठीक है। ये देखो, इथेनॉल और एसीटोन को जोड़ोगे ना तो इस तरीके से पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ,
बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे कम हो जाएगा कॉम्पोजिशन में। तो ये दो टाइप के अजियोट्रोप्स होते हैं। किसी को कोई भी डाउट है तो पहले पूछो, एक बार जल्दी से बता दो वरना क्लियर लिख दो, जल्दी से बताओ, जल्दी जल्दी से बता दो एक बार, क्लियर क्लियर क्लियर, यस और नो, क्लियर क्लियर क्लियर। ये क्वेश्चन तो आई गेस पीछे भी लिखा था, है ना, इसको यहाँ से डिलीट कर दे रही हूँ, ठीक है। क्लियर है आज का सेशन बेटा? यहाँ पे खत्म होता है आपका चैप्टर 1, यहाँ पे बेटा आपका चैप्टर 1 होता है खत्म। ये होता है खत्म, ठीक है। लेकिन कल क्या है? कल है इसका डाउट सेशन, कल है इसका डाउट सेशन। अगर इसका डाउट सेशन है तो मतलब आपके पास डाउट्स होने चाहिए, है ना। डाउट सेशन में ही, क्योंकि चैप्टर बड़ा है ना, ये चैप्टर क्या सारी चैप्टर बड़े होंगे, तो मैं इस डाउट सेशन में इस बार से एक और चीज ऐड ऑन कर रही हूँ कि मैं आपको एक क्विक समरी भी दिया करूंगी। डाउट सेशन में क्विक समरी भी रहा करेगी चैप्टर की, क्विक समरी रहेगी प्लस कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक। फिर उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क भी दूंगी मैं, जो आप पूरे महीने मतलब 1-2 हफ्ते जब भी टाइम मिले कर लिया करो क्वेश्चन, ठीक है। डीपीपी वगैरह जो भी आपकी है, ठीक है। चैप्टर वाइज सीपीपी, हमारी केमिस्ट्री में सीपीपी होती है, सबको पता है, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर, है ना। तो चैप्टर वाइज प्रैक्टिस पेपर्स भी होते हैं आपके पास, है ना, तो आप वो भी सॉल्व कर लेना। फिलहाल आपके क्विक समरी और प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कल होंगे, लेकिन कल डाउट सेशन है, कोशिश करना है डाउट हो आपकी क्लास में, है ना। आपको डाउट्स हो, वैसे आपको डाउट्स पूछने की कोई टाइम नहीं मिलेगा मजाक कर रही हूँ, टाइम इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि पूरे डाउट आपको मैं बिना पूछे ही पूरी कोशिश करूंगी सब समझा दूं, आपके पूछने के पहले ही हर चीज, यानी कि इसीलिए मैंने क्विक समरी इस बार रखी भी हुई है, क्योंकि किसी बच्चों को किसी टॉपिक में डाउट होता है, किसी को किसी में, तो 15-20 मिनट लेंगे और पूरा चैप्टर एक रिवाइज कर लेंगे, 15 से 20 मिनट में पूरा चैप्टर का क्विक रिविजन एक बार में कर लेंगे हम, ठीक है, ताकि आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो तो समझ में आ जाए। इसके अलावा आपको लास्ट स्लाइड दिखा दूं, देख लो, ठीक है, नोट करते जाओ, नोट करते जाओ। इसके अलावा बेटा कोशिश करना डाउट्स हो आपको, मतलब ये पूरा चैप्टर आप एक बार रिवाइज कर लो, आज टाइम मिले कल टाइम मिले, देखो नहीं मिलता है तो कोई बात नहीं, अगर आप हर रोज रिवीजन कर रहे थे मेरे कहने पे 20 मिनट आने से पहले तो ठीक है, कल 1 घंटे रिवीजन कर लेना, नहीं हो तो आधे घंटे तो कर ही लेना कम से कम, ठीक है। तो आधे घंटे के आसपास, देखो आपकी 6:30 पे क्लास खत्म हो जाती होगी पहले वाली, कल आपकी 8 बजे मेरी क्लास है, तो जो 1.5 घंटे का टाइम है ना, बस 1 घंटा उसमें से निकालना, उस 1 घंटे में कोशिश करना पूरा एक क्विक समरी खुद से ही ले लो, खुद से ले लो, ताकि जब मैं पढ़ा रही हूँ तो आपको ये सारी चीजें खुद ही आती हूँ, ठीक है। और फिर हम साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी कल ही कर लेंगे, ठीक है। पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगी इसकी, और लेक्चर 5 की शायद जो पीडीएफ नहीं मिल रही है वो भी मैं चेक कर लूंगी एक बार, ठीक है। बाकी अभी इसकी पीडीएफ तुरंत भिजवा दे रही हूँ, ठीक है, तुरंत शेयर करवा दे रही हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे बच्चा, दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा, ये नोट कर लिया होगा, आई होप ये चैप्टर अच्छे से आया होगा। बोर्ड्स है और आप जितनी मेहनत कर रहे हो उससे डबल मेहनत कर रही हूँ मैं, मतलब आपको बोलने की, मुझे भी बोलने की जरूरत नहीं, आपको भी बोलने की जरूरत नहीं, हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं ना। ये चैप्टर मैंने लास्ट टाइम 5 से 6 लेक्चर में खत्म किया था, ये पहला साल है जब ये चैप्टर 7 लेक्चर में हुआ है, क्योंकि ये चैप्टर मैक्सिमम 5 से 6 लेक्चर में हमेशा मेरा खत्म हो जाता था। पर मुझे इसको बिल्कुल भी इस चीज के लिए निराशा नहीं है, क्योंकि मैं चाहती हूँ आप 8 या 10 लेक्चर भी पढ़वा लो, बस समझो तो, तुम 10 बार रिपीट करने को दोगे मैं कहत कर दूंगी। जैसे आप देखते थे ना, मैं स्लाइड्स लेके आती थी पर कम स्लाइड्स पढ़ा पाती थी, क्योंकि कुछ स्लाइड्स बची जाती थी, रोज मैं 5-10 स्लाइड रोज सोचती थी, अरे यार पढ़ाई नहीं पाई आज तो इतना ज्यादा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जितनी बार रिपीट करने को बोलोगे मैं कर लूंगी, बस बाय हार्ट पढ़ो, बाय हार्ट समझो, मेक श्योर नोट्स अच्छे से बनाओ, सब कुछ नोट करते जाओ, क्योंकि रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्लास 12 में, और इसीलिए ये वाला पॉइंट ऐड ऑन किया है पहली बार, क्विक समरी वाला। क्विक समरी अब से आपको हर बार मिला करेगी, हर चैप्टर की डाउट सेशन वाले दिन, ताकि आपको कोई डाउट ना आए टॉपिक वाइज, ठीक है। तो आई होप अच्छे से आया होगा, अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। चलो भूख लगी है, हाँ चलो जाओ खा लो। बाकी दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कोई भी कंफ्यूजन है कि यार ये वो रिपीट, ये वो कुछ भी एक और बार लग रहा है, 10वीं बार लग रहा है, तो इस वीडियो का रिकॉर्डेड फॉर्मेट मिल जाएगा, जाके देख जरूर लेना, ठीक है। और नोट जरूर करना, मैं बार बार बोल रही हूँ। दैट्स इट फॉर टुडे, दैट्स ऑल अबाउट सॉल्यूशंस, चैप्टर खत्म, टाटा बाय बाय। कल फिर मिलेंगे डाउट सेशन के साथ। डाउट सेशन इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, बिकॉज आपके जो भी डाउट्स हैं वो आपको कल पूछने हैं, ठीक है। मैं जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे करा दूंगी। चैप्टर टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपने कर लिए, 10 से 11 क्वेश्चन आपने इस चैप्टर में ऑलरेडी किए हुए हैं, होमवर्क जोड़ लो तो ऑलमोस्ट 15 क्वेश्चन आपने किए होंगे इस चैप्टर के, ठीक है। 15-20 क्वेश्चन और करवा दूंगी और 15-20 क्वेश्चन होमवर्क दे दूंगी, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा, है ना, उसके बाहर कुछ नहीं आएगा। तो चलो भाई।